नमस्कार, डीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्क्सवाद वाले चैप्टर में मार्क्सवाद का मूल्यांकन या उसकी आलोचना। तो मार्क्सवाद की आलोचना किन आधारों पर की जा सकती है, मार्क्सवाद में क्या कमियां हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मार्क्सवाद एक वो विचारधारा है जिसने दुनिया की दशा और दिशा को बदल के रख दिया। और एक दौर ऐसा था कि पूरी दुनिया में मार्क्सवाद की दीवानगी थी। हम अगर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को देखें, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन देखें, तो उसमें भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो समाजवादी विचारधारा है उससे प्रेरित थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण हो, भगत सिंह का नाम हो, चंद्रशेखर का नाम हो, सुभाष चंद्र बोस का नाम हो। ये सब वो बड़े महान नेता थे हमारे स्वतंत्रता सेनान के, स्वतंत्रता संग्राम के, जो इस विचारधारा से प्रभावित थे। जिस तेजी से इस विचारधारा का उत्कर्ष हुआ, उसी तेजी से इस विचारधारा का पतन हुआ है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि इस विचारधारा में, मार्क्सवादी विचारों में क्या कमियां हैं, इसकी क्या आलोचनाएं की जा सकती है। तो बात करते हैं आलोचना की। देखिए, आलोचना लिखने के लिए आपके पास वैसे भी काफी अच्छा मटेरियल पहले से हो चुका है। हमने मार्क्स के जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं उसकी कमियां वहीं पे पढ़ ली है। चाहे वो इतिहास की आर्थिक व्याख्या हो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, चाहे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, चाहे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, उनकी आलोचनाएं हम वहीं पर देख चुके हैं। तो वो आलोचना भी हम मार्क्सवाद की आलोचना में लिख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो आलोचना है, इसमें जो हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ स्पेसिफिक राइटर्स के द्वारा जो आलोचनाएं की गई हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम से पूछी जाती रही है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में पूछी जाती रही है। तो बात करते हैं मार्क्सवाद की आलोचना। देखो, मार्क्स के विचारों को आधार बना करके सबसे पहले 1917 में रूसी क्रांति होती है और रूस में साम्यवादी शासन की व्यवस्था की स्थापना होती है। लेकिन रूस में जो स्टालिन की सरकार थी, है ना, उस सरकार ने और उसके बाद की सरकारों ने, जो साम्यवादी सरकारें थी, जनता पर अत्यधिक अत्याचार किया, स्वतंत्रता का अंत कर दिया। सर्वहारा की तानाशाही सर्वहारा पर तानाशाही हो गई। यानी कि जो मजदूरों के नाम पर सरकार बनी थी, उस सरकार ने मजदूरों की स्वतंत्रता का ही हनन कर दिया, उनके अधिकारों का ही अंत कर दिया। इसके बाद इसी की प्रेरणा से 1949 में चीन की माओवादी क्रांति होती है, जो भी मार्क्स के विचारों के आधार पर होती है। और ये दो बड़ी होती है, इसके छोटे छोटे, इसके बाद कई सारे छोटे छोटे राष्ट्र होते हैं, क्यूबा है और भी छोटे छोटे राष्ट्र होते हैं जहां पर मार्क्सवादी क्रांति होती है। लेकिन इन देशों के अनुभव ना केवल खराब बल्कि बहुत ही ज्यादा खराब रहे हैं। इनमें जनता की स्वतंत्रता का अंत किया गया है, जबरदस्ती अत्याचार किए गए हैं और उन्हें उनकी दशा से नीचे जीवन यापन करने के लिए बाध्य किया गया है। इस वजह से जो मार्क्स की अवधारणा थी कि ये जो विचार है, अगर ये लागू कर दिए जाते हैं, साम्यवादी व्यवस्था लागू कर दी जाती है, तो समाज में सुख होगी, शांति होगा, वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। ऐसा हो नहीं पाया, बल्कि वास्तविकता ये रही कि समाज में सतत वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी रही और वो आगे भी चलती रही। कार्ल पापर नामक विद्वान ने, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं कार्ल पापर का। तो कार्ल पापर ने जो साम्यवादी समाज है उसको बंद समाज बताया है। और बंद समाज बताने की वजह से वो कहता है कि इस समाज में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है, है ना। तो वो आलोचना करता है इसकी, बंद समाज कह करके। बर्नस्टीन नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक विकासवादी समाज
समाज में इसकी आलोचना की है, और इसी के साथ साथ काट्सकी ने अपनी पुस्तक सर्वहारा की तानाशाही में भी इसकी आलोचना की है। वो कहता है कि वर्ग संघर्ष और सर्वहारा का जो अधिनायकवाद है वो इस अवस्था में स्थायी हो जाता है। और आगे चल करके समाज में शांति और व्यवस्था को भंग कर देता है। इसी वजह से कास्टकी और बर्नस्टीन भी इस जो साम्यवादी व्यवस्था है इसका विरोध करते हैं। रोजा लग्जमबर्ग जो है उन्होंने अपनी पुस्तक रूसी क्रांति, देखिए बुक्स के नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो कोटेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। रोजा लग्जमबर्ग ने अपनी पुस्तक रूसी क्रांति रूसी क्रांति में बताया है कि साम्यवादी समाज में लोकतंत्र का अभाव, शासन पर जन नियंत्रण का अभाव रहता है और प्रेस की स्वतंत्रता का अभाव रहता है। वर्ग संघर्ष की स्थिति सतत बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। इससे समाज में शांति और व्यवस्था का अंत हो जाता है। तो आलोचकों का मानना है, और वास्तविक परिस्थितियां हैं जो हमने देखा है जो मार्क्सवादी शासन व्यवस्थाओं में, वहां पर वर्ग संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती है। सर्वहारा वर्ग जो है, मजदूर वर्ग जो किसान वर्ग है, जो है वो एक प्रकार की तानाशाही से छूट करके दूसरे प्रकार की तानाशाही के अधीन आ जाते हैं। मार्क्स का यह कहना कि समाज में सिर्फ आर्थिक आधार पर वर्ग होते हैं, ये भी गलत है। वर्ग आर्थिक आधार के अलावा सामाजिक आधार, धार्मिक आधार, नस्ली आधार पर भी हो सकते हैं। रही बात जहां तक इसकी आलोचना की, तो इसकी बहुत सारी आलोचनाएं जो हम पहले देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी सी बता देता हूं। पहली आलोचना की जाती है कि मार्क्स जड़ तत्व और चेतना तत्व में अंतर नहीं कर पाया। यानी मार्क्स शुरुआत करता है भौतिकवाद से, कहता है कि जो कुछ है वो सब पदार्थ है, ठीक है, और पदार्थ में परिवर्तन से ये सब सृष्टि में परिवर्तन होता है। तो फिर वो ये नहीं बता पाया कि ये मजदूरों के विचारों में परिवर्तन कैसे होता है, मजदूर क्रांति करने के लिए क्यों बाध्य होते हैं, क्योंकि वैचारिक परिवर्तन क्यों होता है वो ये समझा नहीं पाया। अगली चीज आती है जड़ तत्व में स्वतः परिवर्तन संभव नहीं। मार्क्स कहता है कि जड़ तत्व में परिवर्तन होता है और स्वतः होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जड़ तत्व में भी कोई न कोई बाहरी परिस्थितियां होती है जिसकी वजह से परिवर्तन होता है, चाहे पर्यावरण हो, चाहे जलवायु हो, या कोई दूसरे पदार्थों का सहयोग हो, तभी जाकर के उसमें परिवर्तन हो सकता है। देखो मार्क्सवाद की आलोचना ये तो गौण आलोचना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण आलोचना है, मार्क्सवाद हिंसा पर आधारित विचारधारा है और इसके चलते समाज में हमेशा हिंसा का वातावरण बना रहता है, जिससे समाज की शांति भंग हो जाती है। अगली आलोचना इस आधार पर की जाती है मार्क्सवाद की कि मार्क्सवाद के अंतर्गत जो वर्ग सहयोग है, वर्ग संघर्ष की धारणा इतनी बढ़ जाती है कि वर्ग सहयोग की संभावना ही समाप्त हो जाती है। अमीर गरीब हमेशा एक दूसरे को आलोचना की दृष्टि से देखते रहते हैं। जहां तक मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत है, आलोचक इसे कहते हैं कि ये भी मात्र एक पक्षीय है, यानी कि सिर्फ आर्थिक पक्ष पर जोर देता है और दूसरे सामाजिक पक्षों पर जोर नहीं देता है। मार्क्स की धारणा कि राज्य विलुप्त हो जाएगा, ये भी अतार्किक लगता है, काल्पनिक लगता है, क्योंकि वास्तव में ऐसा हुआ नहीं मार्क्सवाद के आने के बावजूद भी।
मार्क्स का ये मानना है कि राज्य सिर्फ शोषक वर्ग के हित का साधन है, शोषण का यंत्र है, ये भी बिल्कुल गलत है। आज का जो राज्य है लोक कल्याणकारी राज्य है, सभी का भला करने वाला राज्य है। मार्क्स की लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और धर्म के संबंध में जो विचार है वो भी अनुचित है। और लास्ट में आ जाता है कि मार्क्स के जो ये विचार है ये पूर्णतः अव्यवहारिक है। दो वर्गों का वर्गीकरण ये भी पूर्णतः अव्यवहारिक है। तो ये थी मार्क्सवाद की कुछ प्रमुख आलोचनाएं। मैंने आपसे कहा कि जो पिछले अपने विचार पढ़े वहां से भी हम लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अब देखिएगा टेक्स्ट क्वेश्चंस।